गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास आप लोगों ने पूरी नहीं होने दी है ना, तो कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो पहले तो उनको कवर करेंगे। और जैसा मैंने बोला था, आपको 2 से 3 होरा पढ़ना सिखाऊंगा, होरा चार्ट। तो आज बात कर लेंगे के एन होरा की, है क्या काशीनाथ होरा, और उसके साथ कुछ पिछली चीज़ें जो छूट गई। अच्छा, कल की क्लास में कौन नहीं था? अगर नहीं थे तो प्लीज़ 5-7 मिनट वेट कर लेना। हो सकता है चीज़ें समझ में नहीं आए शुरू में। काशीनाथ होरा जब स्टार्ट करेंगे तो पूरा शुरू से बताऊंगा, ठीक है? चलिए, देखिए, एक आम रूल जो आपको मिल जाएगा वो, और उसके साथ एडिशनल रूल। हमने ये पढ़ा कि भाई मेल होरा में कौन से अच्छे होते हैं, यानी सूर्य की होरा में कौन से प्लानेट अच्छे होते हैं, या मून की होरा में कौन से प्लानेट अच्छे होते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक जो अच्छी चीज़ निकल के आती है वो ये है कि जुपिटर मेल प्लैनेट होने के बावजूद भी अगर मून की होरा में है तो अच्छे रिजल्ट देता दिखता है। कारण ये भी है कि चौथे साइन यानी कैंसर में, कर्क राशि में जुपिटर उच्च राशि में हो जाता है। तो ये क्या प्रभाव देता है कि ऐसा व्यक्ति, ये सही है, दानी हो जाता है, थोड़ा सा सौम्य बना देता है। तो अब सौम्य तो ठीक है, डोनेशन दान कहाँ से आया? तो दान आदमी वेल्थ में से ही तो करेगा, और कहाँ से करेगा? तो क्या रिलेटेड टू हो रहा है? बिल्कुल है, मेरे हिसाब से है। ठीक है, चलिए। तो जुपिटर मून में हो रहा में भी अच्छे रिजल्ट देता दिखता है, ऐसे एनालिसिस सामने आए हैं। अब दूसरा रूल समझिए, ये भी बहुत आम है, सब जगह मिल जाएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है? भाई मेरे लग्न चार्ट का D1 का सेकंड हाउस का लॉर्ड। ये तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कारका ऑफ वेल्थ जो कौन है? जुपिटर। ये हम सबके लिए एक है। यानी कि अगर आपका जुपिटर, कारका छोड़िए, जुपिटर प्लस सेकंड हाउस का लॉर्ड साथ में हो, कहाँ? होरा कुंडली में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छा संपत्ति, वेल्थ चीजें होती हैं। प्रैक्टिकली बहुत केस में देखने को मिला है। वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात भी करेंगे। दो चीज क्लियर है ना हमें? ये पिछला वाला बता रहा हूं जो छूट गया था, ठीक है? काशीनाथ हो रहा है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल पे सीधा ले चलता हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा। लग्न चार्ट सामने है भाई, सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है मेरा मरकरी, और कारक सबके लिए बनेगा जुपिटर। मुझे देखना है जुपिटर मरकरी साथ हो जाए तो वेल्थ क्रिएट कर देंगे भाई। एक तो लग्न में ही, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली बन रही है। ये चार्ट कौन सा है मेरा? D2 पराशरी होरा, जो नॉर्मल होरा चार्ट में बनाता हूं। पतंग इसलिए बना रखी है प्रमोद जी ने कि ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, हो सकता है कंफ्यूजन हो। ऐसा मान लीजिए ये आपका फर्स्ट हाउस है होरा चार्ट का, और ये 12th हाउस है, ठीक है? कर्क सिंह लग्न की कुंडली बनती है। चलिए, तो मैं बात करूंगा मरकरी की, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है, और कारक कौन है? जुपिटर। ये साथ में हो जाए तो वेल्थ अच्छी देते हैं। इस व्यक्ति की वेल्थ 1000 करोड़ के आसपास है आज। अच्छी होती है, मिडिल क्लास आदमी 1000 करोड़ रुपए कमा ले तो बात ही क्या है, ठीक है? चलिए, पर इस संदर्भ में और भी चीजें हैं कि भाई समझ लो इस कुंडली में क्या क्या है। कारक जो है वेल्थ का, या सेकंड हाउस को देखो पहले। सेकंड हाउस का लॉर्ड नीच राशि में अष्टम में चला जाता है। जब मैं केवल लग्न चार्ट की विवेचना करूंगा तो बोलूंगा कि भाई इस आदमी की वेल्थ तो खत्म है, नीच राशि में है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है कि मरकरी यहां बैठ के अपने हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है? ऊपर से एक नीच भंग राजयोग बनता है, जुपिटर शनि की राशि में नीच का हो जाता है, 10वीं राशि में मंगल उच्च का हो जाता है, तो आपको मिलता है नीच भंग राजयोग। यानी कि दो प्लैनेट की मुझे जरूरत है, जुपिटर और मरकरी की। मरकरी तो एक्चुअल में नीच हो गया, जो कोई योग नहीं बना रहा, लेकिन जुपिटर नीच भंग बनाता है, कुंडली थोड़ी सी स्ट्रांग दिख जाती है मुझे। और मेरा नियम कहता है कि भाई वेल्थ बनेगी तो बन गई, 1 के CR की वेल्थ बन गई, 1000 करोड़ की वेल्थ बन गई। कंपैरेटिव चार्ट दिखाना चाहता हूं, इसलिए एक एक करके स्टडी कर रहा हूं, ध्यान से समझना। चलिए, अगले चार्ट पे आते हैं।
इस चार्ट में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भैया सेकंड हाउस का लॉर्ड जो बन जाता है सैटर्न, और कारक कौन है, सॉरी इधर नहीं, इधर, हाँ सैटर्न यहाँ है, और जुपिटर कारक, यानी मुझे सैटर्न और जुपिटर को देखना है, साथ में है, हाँ है। पिछले व्यक्ति की जो वेल्थ थी वो है 1000 करोड़ की, और इन भाई साहब की बिलियन में है, $1 बिलियन। इतना फर्क क्यों? मेरा लॉजिक तो यही है ना भाई कि अगर साथ में हो तो वेल्थ बनाएंगे, तो दोनों की वेल्थ साथ में क्यों नहीं बनाई? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अभी हम दोनों का कंपैरिजन रख के देखेंगे। पहले मैं इस चार्ट में देखता हूं, लग्न चार्ट में। अब गौर से समझना, लग्न बैठा है सेकंड हाउस में, फैमिली से मिल जाएगा काम, चीजें, वेल्थ, बिल्कुल सही। लेकिन नीच में हो गया तो ये आदमी अपनी फैमिली इनकम को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा, सही है। लेकिन इस प्लानेट का नीच भंग हो जाता है। मेरा रूल क्या बोलता है कि भाई जिस राशि में नीच भंग है उससे राशि परिवर्तन अगर हो जाए, मतलब सैटर्न जुपिटर का राशि परिवर्तन हो जाए, अपने आप में बहुत बड़ा नीच भंग मेंटेन करता है ये। दूसरा, आप लोगों के हिसाब से एक नियम है जो कि भाई अगर नीच नीच हो रहा है और केंद्र में प्लानेट आ जाए तो नीच भंग हो जाएगा, जैसे आप चाहो वैसे मान लो, पर नीच भंग तो हो रहा है। तो सैटर्न और जुपिटर के बीच में नीच भंग हो गया। दोनों के केस सेम है, दोनों चार्ट में मुझे नीच भंग राजयोग दिखता है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड प्लस जुपिटर एक साथ दिखते हैं। फिर वेल्थ में इतना फर्क क्यों कि एक 1 के CR पे है और एक की इनकम 1 बिलियन के ऊपर है? वो तब है जब ये भाई साहब अपनी 60% इनकम डोनेट कर देते हैं, दान में दे देते हैं, अदरवाइज तो कहना ही क्या। कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। दो लग्न चार्ट है, दो नीचे प्रमोद जी की पतंग है, हाँ, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने होरा चार्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार, जुपिटर सैटर्न साथ में बैठे हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड लग्न चार्ट का और कारक, अच्छा योग बनाता है। सेकंड चार्ट के सेकंड व्यक्ति के मैंने होरा में देखा कि जुपिटर और मरकरी साथ में बैठे हैं, हाँ यार अच्छा योग बनाते हैं। किसको अच्छा मिलेगा? बताया है आपको। अगर मैं होरा पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं होता कि हम केवल होरा पे आंख बंद करके भरोसा कर लें, नहीं तो लग्न चार्ट की वैल्यू क्या, लग्न चार्ट से कहाँ इंडिकेशन आ रहे हैं, ध्यान रखना। जुपिटर खुद कारक है और खुद लग्नेश है जो नीच भंग बना रहा है, अच्छी बात है। किसके साथ बना रहा है? सैटर्न के साथ जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है। मतलब हर केस में दोनों प्लानेट, कारक है वेल्थ का, एक लॉर्ड है वेल्थ का, वही शामिल है, वही पार्टनर है नीच भंग में। सही बात है, तो बिल्कुल वेल्थ बनाने में बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। दूसरे बंदे की देखते हैं, जुपिटर मरकरी। जुपिटर लग्नेश नहीं है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, एट्थ हाउस का लॉर्ड है, नीच भंग बना रहा है। मरकरी बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल। क्यों स्ट्रांग है? फीमेल राशि से कहाँ गया, मेल में आया है जो मरकरी को चाहिए, ठीक है, यानी स्ट्रांग बन जाता है। ये हम पहले सेशन में पढ़ चुके हैं। किस व्यक्ति के पास ज्यादा वेल्थ होगी, मेरा क्वेश्चन ये है। क्योंकि देखिए वेल्थ दोनों सिस्टम दिखा रहे हैं जो आम रूल है, जाहिर सी बात है ये दोनों प्लैनेट बहुत ताकतवर भी हैं, और चूंकि सेकंड हाउस के पूरे इन्फ्लुएंस में है, बिल्कुल बनाएंगे। इस व्यक्ति को फेम मिलेगा बहुत गजब का, फिफ्थ हाउस है, बिल्कुल मिलेगा। चार्ट बता देता हूं किसका, ये है सचिन तेंदुलकर का, ये है रतन टाटा जी का, ठीक है। दोनों में फर्क पता है, ये मिडिल क्लास आदमी अपनी वेल्थ बना लेता है, लेकिन साथ में इतना बड़ा फेम लेके चलता है कि फेम के बाद वेल्थ बन जाती है। क्योंकि क्रिकेट में फेम बनाया, उसके बाद इनको एंडोर्समेंट मिलने लगते हैं, एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, और उससे बहुत इनकम होने लगती है। समझ पा रहे हो फर्क? क्या क्लियर है? एनालिसिस में जाना पड़ेगा अंदर कि दो नीचभंग बनते हैं, सॉरी अब ये क्या है, ठीक है, दो नीचभंग बनते हैं मेरे, लेकिन बनाने वाले प्लानेट कहाँ के हैं ये ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से होरा को मैच करना पड़ेगा। अकेले होरा के भरोसे मत बैठ जाना,
ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर है। केवल फर्क समझाने के लिए और भी चार्ट आप एनालिसिस कर सकते हो, आपके नोट्स में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, 2-4 चार्ट पढ़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं, आज का मेन टॉपिक। एक चार्ट है जिसको मुझे एनालाइज करना है। अब प्लीज ये मत देखना कि इधर राहु और उसके बगल में केतु है, क्योंकि ये एक होरा चार्ट है। अब होरा चार्ट तो ऐसा होता नहीं है, होरा चार्ट तो हमारा पतंग होता है प्रमोद जी के हिसाब से, या 5-4 होगा या 4-5 होगा, है ना। चलिए, दूसरा हो रहा है जो पढ़ाने वाला हूं, जिसको हम बोलते हैं काशीनाथ हो रहा। अब भाई शंभुनाथ हो रहा है, बहुत सारे हो रहा है, जगन्नाथ हो रहा है, काशीनाथ हो रहा ही मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, बता दूंगा इसके रीजन। पसंद आए तो कर लेना, नहीं आए तो मत करना, जो आपका दिल करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। मुझे जो अच्छा लग रहा है, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। चलिए, अब देखो, अब मैं जो बोलने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए दिमाग बंद करके, नहीं दिमाग खोल के, पर विश्वास ना करते हुए समझ लेना। रतन टाटा जी का चार्ट का D2 का ये हो रहा है, और ये D2 है कौन सा, काशीनाथ। अब आपको कुछ अच्छे सिम्टम देता हूँ। D2 ने मुझे बता दिया पराशरी ने, भाई प्लानिट वेल्थ बनाएंगे, मुझे देखना है वेल्थ कहाँ से आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये होरा चार्ट है, तो होरा चार्ट का लग्न अच्छा होना चाहिए। वीनस उच्च राशि में लग्न में बैठा है, बढ़िया इंडिकेशन है। सूर्य जुपिटर की राशि में बैठा है, बढ़िया इंडिकेशन है। पर एक 6 का लॉर्ड है, एक 8 का लॉर्ड है, दोनों बैठे हैं, कष्ट देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन साथ में विपरीत योग भी बनाएंगे। 6-8 के लॉर्ड की युति हो जाए, यानी कि प्लस भी है माइनस भी है। और केवल 6-8 के अलावा बात करूं तो सूर्य खुश है, अच्छी राशि में है। विनस और खुश है क्योंकि उच्च राशि में है। यानी होरा चार्ट का लग्न बोलता है, और साथ में लग्नेश ये भी कर देते हैं। लग्नेश नीच हो गया, लेकिन फिर वही सैटर्न के साथ बैठ के नीच भंग बनाएगा। तो केवल फर्स्ट हाउस को एनालाइज करके मैं बोलता हूं भाई बढ़िया है, ओके है। होरा चार्ट का लग्न पहला हाउस तो देता है इंपॉर्टेंस कि बंदे के पास वेल्थ होनी चाहिए, अच्छा बनता है सीन। चलिए कहां से आएगी, सेकंड हाउस देखेंगे, वेल्थ का हाउस सेकंड है। सेकंड हाउस में बैठा है राहु। अब थोड़ी देर के लिए मेरी बात पे विश्वास ना करते हुए सुन लीजिए, है ना, मजाक सा है कुछ। राहु देता है मुझे आईटी, कहां से आएगी वेल्थ, साथ टाटा कंसल्टेंसी, एक कंपनी का नाम बताया मैंने आपको, अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड आईटी सेक्टर का, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। 10वां हाउस देता है आपको वेल्थ, सेकंड देगा, 10वां देगा, 11वां देगा, है ना, चौथा भी देगा। 10वें हाउस में बैठा है शनि। शनि किसका कारक है, शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है, स्टील जैसी चीजों का कारक है, टाटा स्टील, है ना। सुनते जाना बस, फिर मैं आपको करेक्ट करूंगा, अच्छी बात है। सैटर्न और किसका कारक है, सैटर्न उस सब चीज़ों का कारक है जहां गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ऐसी फील्ड जहां आपको बहुत लंबी परमिशन लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, जैसे पावर सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, और केमिकल सेक्टर, बहुत सारी, एविएशन सेक्टर। टाटा पावर है, टाटा केमिकल है, अच्छी कंपनियां। शनि बताता है भैया स्टील भी मिलेगा, केमिकल भी मिलेगा, सब मिलेगा। और क्या मिलेगा देख लेते हैं। फोर्थ हाउस, प्रॉपर्टी वगैरह, क्या व्हीकल का होता है, बिल्कुल होता है। इसका लॉर्ड मरकरी साथ में बैठा है शनि के 10th हाउस में। वीनस कारक होता है गाड़ियों का, व्हीकल का, लग्न में बैठा है। क्या व्हीकल का बिजनेस होगा, साहब बिल्कुल होगा। चलिए, और कौन सा प्लैनेट था इंपॉर्टेंट, कारक कौन है, जुपिटर। जुपिटर खुद नीच भंग बना के बैठा है, तो अपने रिजल्ट देगा, देगा। फाइनेंस सेक्टर में काम करवाएगा, टाटा की कई कंपनियां हैं फाइनेंस की। चलिए और देखिए, वीनस उच्च राशि में बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस क्या है भाई, कम्युनिकेशन है। तो टाटा की और कंपनी कौन सी है, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज, ब्ला ब्ला ब्ला। मजा आता ना, मैं आपको बोलूं कि अच्छा बताओ, देखो कितना अच्छा चार्ट है, सारा तरह से काम करता है, कितनी सारी कंपनियां मैच कर दी, क्या बोलोगे, हाँ बोलोगे, भला ही हो। तो आप बोलोगे कि सर अगले आदमी की 30 कंपनियां हैं और प्लानेट है 9, तो आप क्या कोई भी मैच कर ही देगा। प्लानेट की संख्या से 3 गुनी कंपनियां हैं, तो कोई भी चार्ट उठाऊंगा इंसान का तो कहीं तो मैच करेगा, इसमें कौन सा तीर मार लिया।
जाहिर सी बात है क्वेश्चन यही होना चाहिए। आंख बंद करके ना भरोसा मत कर लो कि ये मैंने खोल के रखा है और बस ये चल जाएगा, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली नहीं होता। ठीक है, हर एक आदमी के पास 30 कंपनियां नहीं होती अलग अलग सेक्टर में। कैसे स्टडी करेंगे अब वो समझाता हूँ। ये तो वो है जो मैं आपको टाइम पास के लिए दे सकता हूँ, बढ़िया सा एक सीन की देखो यार मैंने बताया और काम कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं स्टडी करूंगा फर्स्ट हाउस बिल्कुल जैसे मैंने किया कि भाई अच्छा है क्या, अच्छा है। प्रॉब्लम देगा, बिल्कुल देगा, सन और वीनस प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देंगे। चलिए अब मैं देखूंगा वेल्थ कहाँ से आएगी। सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ है, 12th हाउस में है। मैं पहला कॉन्सेप्ट 6 8 12 में है भाई, त्रिक हाउस में है, वेल्थ खराब कर देगा। अब आपको बहुत बढ़िया सीन बताता हूं और इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। जैसे ही रतन टाटा जी ने कंपनी संभाली, उनका पहला स्टेटमेंट था कि सुनो, हम अभी तक इंडिया सेंट्रिक कंपनी थे, यानी कि केवल हम इंडिया में काम कर रहे हैं, मुझे कंपनी को सब जगह विदेशों में ले जाना है। 12th हाउस क्या दिखाता है, फॉरेन। ठीक है, बहुत एनालिसिस करूंगा इस चीज का, सिंगल प्लैनेट पे भरोसा मैं नहीं करता, आपको कई बार बताया और आपको करवाऊंगा यहां। ठीक है साहब, तो इनने क्या किया, सबसे पहले टाटा टी इनकी थी, टेटली करके एक ब्रांड एक्वायर किया, विदेशी फर्म खरीद ली। लैंड रोवर और एक और कंपनी कौन सी थी, गाड़ियों की, फोर व्हीलर की, फोर्ड की जो कंपनियां थी वो खरीद ली। और हाँ, ये जो लैंड रोवर और इसका जो टेक ओवर था ना, ये उस समय तक का इतिहास का इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे बड़ा टेक ओवर था। इसके बाद फिर इन्होंने बहुत सारे टेक ओवर के, मैं आपको मेन मेन बता रहा हूँ। टाटा स्टील अपने आप में बड़ा ब्रांड, इन्होंने कोरस ग्रुप को खरीदा जो इनके साइज से बहुत बड़ा था और उस समय तक इतिहास का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टेक ओवर था जो विदेशी कंपनी खरीदी। क्या वेल्थ का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ के त्रिक भाव के रिजल्ट दे रहा है, या बोल रहा है कि भाई मैं कंपनी को ग्लोबल कर दूंगा, विदेशों में ले जाऊंगा और सक्सेस उठाऊंगा। कुछ लोग यहाँ पे लाते हैं कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक को, वो भी बहुत स्पष्ट करूंगा, चूंकि 10वें हाउस को D10 को नहीं पढ़ रहे तो थोड़ी सी चीजें बताऊंगा कहाँ मिस्टेक कर देते हैं और गलतियां कहाँ हो जाती हैं। ठीक है, मैं एक प्लैनेट के इंडिकेशन से सेटिस्फाइड होता ही नहीं हूं, 3 4 5 इंडिकेशन मिलने चाहिए कि बारवा घर स्ट्रांग है, देगा रिजल्ट। चलिए, तो दूसरा मैंने किया कि भैया वेल्थ वाला देता है मंगल इंडिकेशन 12th हाउस के, सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, मैं नहीं होता। मैं बोलूंगा मंगल और कहाँ का प्लैनेट का, भाई जगह का लॉर्ड है, 9th हाउस का। 9th हाउस है विदेश से लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन। हाँ, तो दूसरा इंडिकेशन कि भाई अपने से चौथा बैठा है और विदेश से लाभ का स्वामी विदेश वाले घर में बैठा है, मिलता है इंडिकेशन, अच्छा है, लगा अच्छा। फिर तीसरा इंडिकेशन मिलता है कि सेकंड हाउस में प्लैनेट कौन है, राहु बैठा है, राहु कारक है फॉरेन का, वेल्थ वाले हाउस में राहु बैठा है जो कारक है फॉरेन का, मिलता है तीसरा इंडिकेशन, अच्छा लगता है कि जाना चाहिए भाई आदमी को बाहर विदेश, एक्सपेंड करना चाहिए बिजनेस। कुछ और मिलता है, क्वेश्चन ये है, ढूंढेंगे तो मिलेगा, है ना। चलिए अब मैं आता हूँ 10th हाउस पे। मैंने देखा भाई 10th हाउस का मैं जो बैठा प्लैनेट है सैटर्न, जुपिटर के साथ नीच भंग में पार्टनर है, पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन प्रॉफिट, है ना। चलिए, तो ये पार्टनर है, अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। सैटर्न को मिले हैं घर कौन से, 11वां हाउस ऑफ गेन, बढ़िया बात है। 12वां घर भी सैटर्न का ही है और नीच भंग में पार्टनर है, देगा 12वें के अच्छे रिजल्ट, देना पड़ेगा, क्यों, यहां बैठ के तीसरी एस्पेक्ट से अपने घर को देखेगा, क्या करेगा, खराब कर देगा, भाई बेटर करेगा। क्या चौथा इंडिकेशन मिलता है कि 12th हाउस इस आदमी के लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। गंभीर बात बता रहा हूं, समझ लीजिए, मैंने भी पढ़ा है, कुछ जगह देखा है कि कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के नाम पे बोल दिया जाता है 10th लॉर्ड 8th में बैठा है तो उससे संबंधित काम कर लो, अलाइनमेंट हो जाएगा।
विश्वास कीजिए, आप आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। बिजनेस के लिए पैसा लगता है, मनी लगती है, एफर्ट लगते हैं, टाइम लगता है, आदमी सब कुछ छोड़ के उसमें जाता है। और एक प्लानेट के भरोसे ना अगर आपने बोल दिया, हो सकता है तुक्का लग जाए, बहुत अच्छी किस्मत है, 20, 30, 40% केस में काम कर जाए। प्लीज़ मत कीजिएगा, आप फ्यूचर में मत कीजिए। मैंने आपको इसी चार्ट में 4 इंडिकेशन तो दिखा चुका हूँ। इतना मिले तो कंफर्म करोगे? मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? ये तो हो रहा है साहब। मैं तो लग्न चार्ट से मैच करूँगा बाद में कि लग्न देता है कि नहीं देता। मुझे बाकी पे भरोसा बाद में है। महर्षि पराशर ने मुझे स्पष्ट कहा है, भाई सुन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस D1 की, उसके बाद D9 की, उसके बाद बाकी के डिविजनल चार्ट की। तो मैं तीसरा हिस्सा देख के मैं तो नहीं करने वाला, मैं इंडिकेशन ढूंढूंगा वहां पे जाके। अब मुझे पिछले वाले पराशरी होरा में सैटर्न और जुपिटर मेन प्लैनेट मिले होरा देने वाले, तो सैटर्न का वैल्यू तो बनता है, जुपिटर का भी बनता है। तो सैटर्न अपने आप में 12वें का लॉर्ड है, तो थोड़ा सा मुझे पराशरी जो हो रहा है वो भी हेल्प करता नजर आता है। टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, ठीक है। जानता हूँ, फिर से इसका मैं आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आपको ग्रुप पे वीडियो डाल दूंगा, 2-4 बार देखिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस भी दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बाकी सारी चीज़ें कि भाई सैटर्न का इंपॉर्टेंस है, तो सैटर्न से रिलेटेड हम काम मैंने क्यों ढूंढे? क्योंकि सैटर्न इंपॉर्टेंट है। पराशरी होरा ने मुझे बताया कि सैटर्न अच्छे रिजल्ट देगा, जुपिटर अच्छे रिजल्ट देगा, लग्न ने मुझे बोला कि ये नीच भंग में पार्टनर है दोनों, तो इनसे संबंधित काम और सैटर्न के सारे काम। चलिए, अब एक पॉइंट मैंने आपको बोला कि ये प्लैनेट आपस में तो अच्छे रिलेशन नहीं है, 6-8 के लॉर्ड हैं, बेशक विपरीत योग बनाते हो, प्रॉब्लम तो देंगे। और आपको बता दूं, वीनस के अंदर सूर्य की अंतर्दशा आती है 1998 से लेके थोड़ा सा आगे 1999 तक का पीरियड है। टाटा इंडिका लॉन्च होती है टाटा मोटर्स के अंदर और लॉस मेकिंग हो जाती है, और ये बेचने चले जाते हैं उसको। टाटा, रतन टाटा, इतना बड़ा नाम, जिसने जिस बिजनेस में हाथ रखा उसमें केवल गेन ही मिला, केवल एक बिजनेस जहां वो फेल हो जाते हैं, बेचने जाते हैं, इंसल्ट होती है, बेचते नहीं है। तो लगभग मई के बाद ये सूर्य की अंतर्दशा खत्म हो जाती है। फिर तो आपको पता ही है कहानियां, सब कुछ कर दिया उनने, चेंज कर दिया। बाकी जिसके पास बेचने गए थे उसकी कंपनियां खरीद ली, लैंड रोवर, जगुआर, हाँ जगुआर वो कंपनी थी। क्या इन दोनों ने परेशान किया? वेल्थ में डिक्रीज किया, कंपनी को लॉस, मतलब चेयरमैन का जो हिस्सा है, शेयर है, उसमें लॉस, बिल्कुल सी बात है, वेल्थ में कम किया। पूरा कम कर पाएगा? समझ लीजिए, होरा चार्ट देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? होरा चार्ट। तो इसका लग्नेश नीच भंग, ठीक है। जो होरा D2 का मेन प्लैनेट सैटर्न, वो नीच भंग का पार्टनर, करते रहे परेशान, कितनी दम है। जब दो प्लैनेट नीच भंग और खासकर लग्नेश, तो बिगड़ने देगा होरा को? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये दोनों जाके मेरा डिवोर्स करा देंगे, पॉसिबल है। ये मेरी शादी नहीं होने देंगे, पॉसिबल है। ये मुझे बेड पे ले आएंगे D6 में, पॉसिबल है। मुझे नहीं करना उससे मतलब, आज मुझे देखना है होरा। होरा में क्या कर लेंगे? हाँ, परेशान कर लेंगे, कुछ बिगाड़ पाएंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, थोड़ी टाइम की परेशानी दे देंगे, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? जो दो D2 के पराशरी होरा के प्लानेट हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, और पूरा वर्चस्व उनका 10th हाउस पे, 11th हाउस पे। एनालिसिस में चीजें मैच करनी पड़ेंगी। आगे आते हैं, यहां तक ठीक है? हाँ बताएं, वहां हो जाएगा। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट सुनिए। इनकी अभी शायद सूर्य की ना, सॉरी, आज इनकी शायद अभी सूर्य की महादशा चल रही है, और ये 2021 में खत्म हो जाएगी, ठीक है, 2021 में। अब आपको हमारी आज की डेट में एयर इंडिया का हाल तो पता है, ऑलमोस्ट बिकने के कगार पे है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर ही दिया, ऑलमोस्ट कर दिया। अब बिड ये है कि भाई कौन खरीदेगा। ध्यान से समझना, देखो इंटरेस्टिंग चीज है। हमारे देश में टाटाज हैं, आनंद महिंद्रा जी हैं, एक बिरला ग्रुप है जो बड़ा ग्रुप बन जाता है, भारती मित्तल वाला ग्रुप है जो एयरटेल चलाता है, और एक अपने रिलायंस जी हैं। कौन लेगा?
सबके पास पैसा है, लेकिन एक्सपीरियंस किसके पास है एयरलाइन चलाने का? इन सब में पता नहीं हो तो बता देता हूं, टाटा के पास एयरलाइंस थी, टाटा एयरलाइंस, जिसको कुछ इशू हुए, जो भी हुआ गवर्नमेंट ने ले लिया और जिसको एयर इंडिया बना दिया गया। तो आप जो गवर्नमेंट की एयरलाइन समझते हो, ये स्टार्ट की बहुत सालों पहले टाटा ग्रुप ने, जमशेदजी टाटा के टाइम के आसपास की बात होगी। ये एक कंपनी के पास है जिसने एक्सपीरियंस गेन किया है। मैं वो नहीं बता रहा, आपको कुछ इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ कि क्या टाटा एविएशन सेक्टर में जाएगा और जाना चाहिए कि नहीं, या ये अच्छा कर पाएंगे। देखिए, सन के बाद आपको पता है मून की दशा प्रारंभ होगी, 21 के बाद होगी, ये देखेंगे उस समय। चंद्रमा अपने आप में ट्रेवल का कारक है, समझते जाइए, ठीक है। चलिए, अब मुझे और ट्रैवल के लिए क्या चाहिए? एयरलाइंस का मतलब देखिए मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए लॉन्ग जर्नी, विदेश, विदेश से लाभ, तभी तो मैं ट्रैवलिंग एरोप्लेन चला पाऊंगा भाई। उसके अलावा मतलब कि मुझे ट्रैवलिंग चाहिए बढ़िया सी, सब जगह देश विदेश में। दूसरा, मुझे एयर चाहिए। कहाँ उड़ेगा प्लेन? एयर में। कुछ गलतफहमियां भी दूर कर दूंगा, समझिए। मून तो मिल गया मुझे ट्रैवल का कारक, तो थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ जाती है कि हाँ भाई कर लेगा। और दूसरा, इनका एक्सपीरियंस है, इनके अलावा बिट कौन लगाएगा, देख लेंगे। बात करते हैं अगला। सैटर्न आपको वो काम देता है जिसमें रेस्ट्रिक्शन होते हैं। एयरलाइंस ऐसे थोड़ी उड़ा लोगे, बहुत रेस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन और लाइसेंसिंग वाला काम है। इनका तो स्ट्रॉन्ग बैठा है, समझते जाइए। इंडिकेशन, एक के इंडिकेशन से नहीं बोल रहा। दूसरा, मुझे बताएं, राशि की बात करूं, वायु तत्व की राशि, याद रखिए स्पेस नहीं चाहिए। जब मैं बात करूंगा ना सैटेलाइट बिजनेस की, तो मैं लूंगा जुपिटर को और ऐसी राशियों को जो स्पेस से संबंधित है। जब मैं नासा की बात करूंगा, जब मैं इसरो की बात करूंगा, मैं स्पेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वायु तत्व की। 11वीं राशि 12वें घर में एयर की, वायु की। और ये ट्रैवलिंग, जब मैं बात करूंगा एविएशन की, फ्लाइट कहाँ उड़ेंगी? विदेश में भी उड़ेंगी। दूसरा, सैटर्न का एलिमेंट क्या है? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, कौन सा एलिमेंट है? सैटर्न एयर एलिमेंट का प्लैनेट है, मुझे एयर मिलता है। अब उसके बाद मुझे 7वां घर चाहिए लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए, जर्नी के लिए। मुझे 9th हाउस चाहिए फॉरेन से गेन के लिए। मुझे 12th हाउस चाहिए फॉरेन के लिए। मिलते हैं क्या? देख लेते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड खुद बैठा है 10th में सैटर्न के साथ। 9th हाउस का लॉर्ड खुद बैठा है कहां पे? 12th में। समझ में आ रहा है चीजें? यकीनन, मतलब देखिए, एक तो प्रैक्टिकल है कि भाई टाटा के अलावा मुझे नहीं लगता कोई कंपनी है जो एयर इंडिया को लेगी, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस है इनके पास, इनका सपना भी रहा है। अब मैं चाहता नहीं था यहाँ इंक्लूड करना उस चीज़ को। बहुत पहले जब हमने क्लास लिए थे, सेशन किए थे हाउस के, 3rd हाउस मैंने क्या बोला था आपको, क्या बताता है? आपकी स्किल हैंड में क्या है। 5th हाउस क्या बताता है? आपका इंटरेस्ट क्या है। और इनका बहुत पहले से टाटा ग्रुप ने बहुत संघर्ष किया कि भाई कैसे भी करके इनको ना वो मिल जाए, एयरलाइंस का बिजनेस। जैसे तैसे स्टार्ट किया, बहुत स्ट्रगल के बाद फिर छिना लिया, गवर्नमेंट ने छुड़ा लिया, जो भी हुआ, इश्यूज हुए। तो 5th हाउस का लॉर्ड मून ही है खुद, जिसकी महादशा स्टार्ट हो रही है। तो आपका एक इंटरेस्ट, और इनने जो जो सपने देखे हैं वो पूरे तो किए ही हैं, चाहे वो फ्री 4 व्हीलर हो, चाहे वो कंसल्टेंसी हो, चाहे वो टेक ओवर्स हो। तो बहुत संभावनाएं हैं कि एयर इंडिया टाटा के पास जाए और उसमें ये हो सकता है बहुत अच्छे काम करे। चूंकि D10 चार्ट एनालिसिस नहीं कर रहे तो उसके बारे में मैं आगे बात नहीं करूंगा, लेकिन D2 क्या वेल्थ बनाने में काम करेगा? बिल्कुल करेगा। सैटर्न उन सबका कारक है, 11वीं राशि कारक है, सैटर्न का एलिमेंट कारक है, मून की दशा आना कारक है, 7, 9, 12वें घर का सहयोग कारक है। एक जगह से इंडिकेशन तो अपन समझ में आते ही नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, दोनों चार्ट का कंपैरिजन दिखाता हूं। ये D1 है, ये D2 है, काशीनाथ हो रहा है, बनाना अभी सिखा दूंगा कैसे बनता है। चलिए,
मैंने बात की आपको सेकंड हाउस का लॉर्ड साहब 12वें में बैठा है, विदेश। क्या लग्न चार्ट में दिखता है? लग्न चार्ट में देखूं तो 12वें हाउस में, दोनों को गौर से देखिए, राहु यहां मंगल की राशि में सेकंड हाउस में, यहां मंगल की राशि में 12वें घर में राहु खुद फॉरेन का कारक बन जाता है। ठीक है, और कुछ है जो मुझे इंडिकेट करेगा कि भाई 12वां घर काम करेगा? जाहिर सी बात है, मंगल देख लेते हैं। मंगल दोनों केस में सैटर्न की राशि में है ना? चलिए, मंगल यहां 12वें घर का लॉर्ड है, क्या इस घर से संबंध है? एस्पेक्ट वगैरह कुछ डाल रहा है? बिल्कुल डाल रहा है। ये घर पे एस्पेक्ट डालेगा, क्या फॉरेन मिलता है? कहीं से कुछ मिल रहा है? यानी लग्न चार्ट में मुझे इंडिकेशन मिल जाते हैं। एक और चीज, मंगल फिफ्थ हाउस, सॉरी, मंगल फिफ्थ हाउस और ट्वेल्थ का लॉर्ड है। काशीनाथ होरा में देखोगे तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है और सेकंड हाउस का लॉर्ड है। मतलब मंगल है तो अच्छा प्लैनेट, जाहिर सी बात है कि नहीं? अब D2 काशीनाथ में एक प्रॉब्लम मुझे दिखती है, जाहिर आपका क्वेश्चन बनना चाहिए कि साहब ये जो मंगल है ना, ये शत्रु राशि में बैठा है, क्या मंगल शनि को एनिमी मानता है? एक चीज तो ये है, ठीक है। दूसरा, बिल्कुल मान लिया कि भैया फिर भी अच्छी जगह नहीं है, क्या ये खराब करेगा? बिल्कुल करेगा, यकीन मानिए। देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूं, आंख बंद करके किसी बात पे भरोसा मत कर लेना। 12वें घर में बैठा प्लानेट है, अगर कुछ तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अच्छी चीज क्या है, एक तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड 12वें में गया तो सेम मैच कर देगा। दूसरा, ये जो प्लानेट है ना सैटर्न, ये इतना स्ट्रांग है नीच भंग बनाने के बाद कि अपने घर को प्रोटेक्ट करके रखेगा। पूरे एनालिसिस कीजिएगा तो D1 और काशीनाथ होरा मुझे बहुत अच्छे इंडिकेशन दे देता है। यहाँ पे एक वार्निंग फिर से दे रहा हूँ, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक मैं सिखाऊंगा, करेंगे हम इस कोर्स में। गलती से भी केवल एक प्लानेट कि भाई 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है तो 11वें घर से संबंधित काम कर लो, अलाइनमेंट हो जाएगा। गलती से भी किसी के साथ मत कराना, बिजनेस में बहुत पैसा लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है और रिस्क होती है। मत करना, 5-6 जगह इंडिकेशन नहीं मिलते, मत करना। और शायद आपको लगेगा कि मैंने केवल D1 और D2 देख के ये डिसाइड कर लिया कि ये विदेश में करना चाहिए, तो गलतफहमी है। D9 से आपको इंडिकेशन दिखा दूंगा, D10 से दिखाऊंगा, D4 से दिखाऊंगा, D16 से दिखाऊंगा, D27 से दिखाऊंगा और D30 से दिखाऊंगा और D60 से दिखाऊंगा। जाहिर सी बात है, मैं एनालिसिस नहीं करता क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, है ना, और ये टाइम आपका सीखने का है, इसलिए एनालिसिस धीरे धीरे जाएंगे। जब D10 चार्ट आएगा तो बहुत अच्छा एनालिसिस करेंगे कलमा अलाइनमेंट टेक्निक को। अभी बता रहा हूँ क्योंकि देखो, ये एक सेक्टर ऐसे है ना, एक प्रोफेशन हुआ, एक हेल्थ हुआ। मैंने आपको पहले भी बोला, कल भी बोला था कि भाई इनमें ना सब कुछ देखेंगे, नक्षत्र भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे। चलिए, अब काशीनाथ होरा बनता कैसे है, और दूसरा क्वेश्चन, मैंने इसको क्यों चूज किया। मैं आपको बोलता हूं, मैं पूरी तरह से पराशरी होरा पे विश्वास करता हूं 70% तक, 30% में हेल्प ले लेता हूं। इसकी व्याख्या भी महर्षि पराशर ने की है, और अच्छा क्यों लगा ये बता देता हूं। चूंकि पूरा होरा कॉन्सेप्ट दो चीजों पर डिपेंड करता है, डे और नाइट। ये आपको बताया था, हो रा, अहो रात्रा, पहले या दूसरे, इससे पहले या इससे पहले वाले में बताया होगा, ठीक है, डे नाइट। तो जाहिर सी बात है, ये कॉन्सेप्ट भी राशियों को दो ग्रुप में बटाता है कि भाई एक दिन में बली है, एक रात में बली है। तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ भाई, ये एक्चुअल प्रैक्टिकली उसी चीज की बात कर रहा है जिसकी होरा चार्ट बात करना चाहता है। और दूसरा, ऑड इवन साइन की बात करता है, तो महर्षि पराशर का होरा भी तो यही बात कर रहा है। तो मुझे मैच होता दिखता है कि हाँ यार, काम तो सही है। ये थोड़ा सा आगे जाता है, ये बोलता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है सारे प्लैनेट को सूर्य की या मून की होरा में स्टडी करना। ये क्वालिटी बता देंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन सोर्स ऑफ वेल्थ थोड़ा सा अगर चेक करना हो
तो थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, अपने परसेप्शन को, अपने व्यूज को आगे बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एनालाइज किए बहुत चीज़ें, समझा, थोड़ा टाइम लगा, पर अच्छा लगा इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप इसको मानो, आपका मर्जी है। शंभुनाथ हो रहा है, जगन्नाथ हो रहा है, कोर्स में नहीं है, कहोगे तो अलग से पढ़ा दूंगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। चलिए, बनता कैसे समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने राशियों को, इसलिए आपको लाइन से 12 राशियां नहीं मिलेंगी, इजी करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। मैंने नाइट में बली वाली राशियां और दिन में जो बली हैं वो मैंने आपको अलग अलग लिख दी। तो एक डिवीजन तो ये हुआ, टू फोल्ड डिवीजन बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, डबल डिवीजन। उसके बाद मैंने इनको डिवाइड किया ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन में। ऑड इवन का मतलब क्या है, पिछली क्लास में नहीं थे, बता देता हूँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशियां ऑड होती हैं, जिनको मैं आज के लिए बोलूंगा मेल राशि, मेल साइन। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये इवन साइन है, इनको मैं आज के लिए बोलूंगा फीमेल साइन। अगर कल वाला वीडियो तो इनको डाल देना, समझ जाओगे। चलिए, नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना। मेष राशि नाइट में बली होती है, रात में बली होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये तो फीमेल वाला सिनेरियो बनता है, मून वाला, है कि नहीं। जो रात में बली वो मून, जो दिन में बली वो सूर्य। तो अगर चंद्रमा में कोई प्लैनेट पहली डिग्री में हो तो किसकी होरा में जाएगा। हमने ये पढ़ा, इवन साइन में शुरू में बैठा प्लैनेट कहाँ जाएगा भाई, मून की होरा में चला जाएगा। फिर बताता हूँ, इवन साइन में बैठा प्लैनेट अगर पहले हाफ में है तो कहाँ जाएगा, मून की होरा में। दूसरे हाफ मतलब 15 डिग्री के बाद है तो सन की होरा में। बस बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। ये राशि जो है ये बोलते हैं कि ये नाइट में बली होती है, और लॉजिक है इसके पीछे, ध्यान से समझना। नाइट में बली होती है तो पहले हिस्से में बैठा प्लैनेट जाना चाहिए मून की होरा में, लेकिन ये बोलते हैं भाई साहब ये ऑड है। ये क्या है, ऑड है, इसीलिए ऑड राशि में बैठा है तो उसको सूर्य की होरा में जाना चाहिए। तो हमने पढ़ा ये भी पहले पढ़ा, ऑड राशि में पहले हिस्से में बैठा प्लैनेट सूर्य की होरा में जाएगा, दूसरे हिस्से में बैठा प्लैनेट मून की होरा में जाएगा। टफ लग सकता है, फिर से बताता हूं। ये पिछली बार पढ़ा, ऑड यानी कि विषम राशि में यानी मेल राशि में बैठा प्लैनेट पहले हिस्से में है तो कहां जाएगा, सूर्य की होरा में। दूसरे हिस्से में है तो मून की होरा में। बस यही ये कह रहा है। क्या कह रहा है कि भैया अब मुझे क्या करना है, ये जो प्लैनेट मेष में बैठा है इसको मैं सन में और मून में नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि वो फिर एक ही सारे प्लैनेट दो राशियों में पहुंच जाएंगे। मैं इनको अपनी राशियां देता हूं, कौन सी, ऑड में बैठा है तो मैं इसको एरीज मंगल की दोनों राशियों में पहुंचाऊंगा, लेकिन चूंकि ऑड साइन के पहले पार्ट में है तो मैं उस हिस्से में पहुंचाऊंगा जो दिन में बली है। स्कॉर्पियो दिन में बली होती है, यहां कहीं मिल ये रहा, स्कॉर्पियो दिन में बली, नीचे मिल जाएगा। तो ये बोलते हैं ऑड साइन का पहला हिस्सा दिन में बली, ऑड साइन का पहला हिस्सा दिन में बली वाली राशि, इवन साइन रात में बली वाली राशि। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एक और ऑड साइन ले लेते हैं, फिर बाद में इवन लेंगे। ऑड साइन जेमिनाई रात में बली, तो पहला हिस्सा कहाँ, इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। पहला हिस्सा जाएगा दिन में बली, मतलब कि इसको दो राशियां मिली हैं, कौन सी वाली में भेजूं इस ग्रह को, जो दिन में बली है। नीचे आओ देखोगे, वर्गो यानी कन्या राशि दिन में बली, तो इसमें बैठा प्लैनेट पहले हिस्से में होगा तो हम उसको वर्गो में ही भेज देंगे। यानी ऑड साइन में नाइट वाली राशि, दो हिस्से हैं, एक नाइट वाली राशि ऑड में है तो पहला हिस्सा कहाँ जाएगा, नाइट वाली राशि, रात्र में बली वाली राशियां ऑड साइन में है तो पहला हिस्सा सूर्य की होरा में जाना चाहिए, दिन बली। तो जो दिन में बली होती हैं उस राशि में यानी अपोजिट राशि में चली जाएंगी, और दूसरा हिस्सा अपनी राशि में एरीज में ही रह जाएगा। चलिए, इवन में उल्टा हो जाएगा। तो वृषभ राशि नाइट में बली, ठीक है, लेकिन साइन कौन सा, इवन, तो इसलिए पहला हिस्सा इसका खुद का
दूसरा हिस्सा इसके अपोजिट साइन जो दिन में बली है उसको मिल जाएगा। जैसे ऐसे मानिए कि टॉरस की बात कर रहे हैं, यानी मून की बात कर रहे हैं, फीमेल की, तो मून के पहले हिस्से में बैठा प्लैनेट मून में जाएगा, दूसरे में सन में जाएगा। यही कॉन्सेप्ट था ना? तो ऐसे ही मान लीजिए कि नाइट में बली राशि मतलब मून में बैठी है, इवन साइन में, तो क्या होगा? पहला हिस्सा खुद का, दूसरा हिस्सा सूर्य वाला, तो सूर्य लिब्रा, लिब्रा नीचे देखोगे दिन में बली होती है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसने दोनों चीजें कवर की, डे नाइट का पूरी तरह से, हो रा का मीनिंग कवर किया, अहोरात्रा, अहो हो से मिला यानी डे हो गया इसका मतलब, और रा मिला आपको रात्रा से, ठीक है। दूसरा, ये मून वाले और सन वाले कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरह कवर करता है। ये बोलता है कि भाई मून और सन में मत भेजो ना, आप भेजो वो राशियां जिनको मून गवर्न करता है और वो राशियां जिनको सन गवर्न करता है। तो जब इतना डीप में मैंने समझा, चीजें अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि ये चार्ट काम करता है, करना चाहिए। इसलिए मैंने फिर इस पर और काम किया और मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। हाँ, पता है आपका लिमिट हो गया पूरा, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा। मैं आपको इसके साथ 2-3 चार्ट जमशेद जी का करवाना चाहता हूँ, और भी 2-3 चार्ट हैं। अपन D2 काशीनाथ होरा के एग्जाम्पल भी करेंगे और समझ में आएगा। और उसके बाद फिर लास्ट जो रह गया है आपका, होरा चार्ट सेकेंड हाउस का प्रतीक है, क्या मृत्यु दिखाएगा, ये भी देखेंगे, वो भी एनालाइज करेंगे। तो 2 तरह के होरा रह गए हैं, वो मैं आपको अगले सेशन में करा दूंगा। अभी के लिए प्रैक्टिस दे रहा हूँ, जरूरी है, कर लीजिए।